नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। तोल मोल के बोल कहने को आप इसे हिदायत भी कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए इस हिदायत के कोई मोल नहीं है। सब सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है कि दरअसल संवेदनशील मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी संघ से जुड़े नेताओं की यही बेबाकी ध्रुवीकरण में अहम भूमिका निभाती आई है। खैर छोड़िए, इसे मुख्यमंत्री का जो बयान आया था, बीफ वाला बयान, आपको याद होगा। बीफ वाले बयान का सच क्या है वो तो हम नहीं जानते। हालांकि मुख्यमंत्री साहब इस पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन ये सफाई किसी के गले नहीं उतर रही, यानी हजम नहीं हो रही। खैर, इसको भी छोड़ते हैं। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान देकर वाकई सियासी सुर्खियां बटोरना चाहते हैं या फिर सीएम साहब के बेबाक सोच जो उनका व्यक्तित्व उजागर कर रही है उसमें वो इस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो एक संघ की विचारधारा हो सकती है जिससे वो पिछले 4 दशकों से जुड़े रहे हैं और आज भी उस सोच से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। सवाल दोनों ही जायज़ हैं, क्योंकि सीएम की कुर्सी की गरिमा को बनाए रखना खुद मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। सवाल का जवाब और जवाब पर फिर सुलगते सवालों का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह देखते हैं हमारी ये आज की खास रिपोर्ट। इसके बाद आप समझ जाएंगे कि आज के बिग बुलेटिन का मुद्दा क्या है। मेरे शब्दों को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ करके मैं समझता हूँ कहा गया है। तो उन शब्दों में से कोई शब्द ऐसा निकला भी हो मुख से, मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ना कोई उद्देश्य था, न उद्देश्य है। भाव को, मेरे शब्दों को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ करके मैं समझता हूँ कहा गया है। तो उन शब्दों में से कोई शब्द ऐसा निकला भी हो मुख से, मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ना कोई उद्देश्य था, न उद्देश्य है। अजब सा दस्तूर जुड़ गया है मुख्यमंत्री साहब के साथ। सार्वजनिक मंचों पर कई बार साहब जब बोलते हैं तो बवाल ही मच जाता है। अब ये ना पूछिएगा कि ये बवाल करता कौन है, क्योंकि साहब के बेबाक बोल बवाल पैदा करने में खुद काफी होते हैं। तो मुस्लिम रहे, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा उनको। यहाँ की मान्यता है गौ मांसों को छोड़ के भी तो मुस्लिम रह सकते हैं ना। मुस्लिम समाज में कहीं नहीं लिखा है कि बीफ खाना जरूरी है, क्रिश्चियनिटी में नहीं लिखा है। बीफ पर साहब बोले तो बोलते ही गए, और बोले भी तो ऐसा कि पूरे देश में महा बवाल छिड़ गया। किसी ने तालिबान का जिक्र किया तो किसी ने संघ को घुसा। नौबत यहाँ तक आ गई कि साहब को बिग बॉस की फटकार तक झेलनी पड़ गई। सुना है कि आगे से संभलकर बोलने की हिदायत साथ लेकर दिल्ली से लौटे हैं साहब, और शायद इसीलिए अब इतना संभलकर और सदे हुए अंदाज में बोल रहे हैं सीएम साहब। ऐसा नहीं है, रूटीन की मेरी पहले से मीटिंग तय थी, वो मीटिंग करके आया हूँ, और ये पार्टी अध्यक्ष का साथ तो सामान्यतः बैठ के हमारी होती रहती है। जैसे बात चर्चा है कि जैसे आपका जो बयान था उसको लेके थोड़ी सी आपत्ति है पार्टी को। बीफ वाला बयान सीएम साहब की बेबाकी और बहादुरी का कोई पहला नजारा नहीं था। इससे पहले साहब आरक्षण पर बोलते बोलते इतने बेबाक हो गए थे कि जाटों के खिलाफ ही बोल गए। साहब ने कहा था कि लाठी का जोर दिखाने वालों को आरक्षण की क्या जरूरत है। इतना कह ही पाए थे सीएम साहब कि जाटों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्हें पाकिस्तानी तक बता डाला। खैर, लोकतंत्र में खुलकर बोलने का हक सबको मिला है, लेकिन सवाल ये है, जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही से ऐसे हाहाकार मचाने लगे तो देश और प्रदेश कैसे तरक्की की राह पर दौड़ पाएगा। लिहाजा एक अपील है सीएम साहब आपसे कि खुलकर बोलना और बेबाकी से बोलना आपका अधिकार है। बोलिए, लेकिन बोलने से पहले जरा सोचिए, क्योंकि जनता की निगाहें आप पर होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
मेरे शब्दों को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ करके मैं समझता हूँ कहा गया है। उन शब्दों में से कोई शब्द ऐसा निकला भी हो मुख से, मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ना कोई उद्देश्य था न उद्देश्य है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको समझाने की और खुद समझने की कोशिश की कि ये जो 1 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है, इसमें जाहिर है उपलब्धियां भी सरकार गिनवाएगी। 1 साल होने वाला है। कल मुख्यमंत्री साहब सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये उपलब्धियों के साथ साथ पिछले 1 साल में लगातार सुर्खियों में भी रही है। कुछ बोल ऐसे बोल गए इसके मंत्री, मुख्यमंत्री, जो बोल बाद में बवाल बन गए। इनमें से जो मुख्य अभी कुछ दिनों पहले सुर्खियों में आया वो था बीफ को लेकर इंडियन एक्सप्रेस को दिया गया इंटरव्यू। आज जो खबर चल रही है वो पंजाब केसरी के हवाले से चल रही है कि मुख्यमंत्री साहब के पास एक बिल्डर लॉबी पहुंची और शिकायत की कि आपके मंत्री साहब ने हमसे काफ़ी मोटा पैसा ले लिया है, पार्टी फंड में लिया गया है। तो पार्टी फंड में लिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि गैर कानूनी ढंग से नहीं लिया गया है, ऑफिशियली लिया गया है, तो आप हमारे काम कीजिए। तो मुख्यमंत्री जी इस पे भड़क गए और बोले कि मैं मुख्यमंत्री हूं, दलाल नहीं। बहरहाल इस विषय पर हम आएंगे। मेहमान हमारे साथ हमेशा की तरह हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं हमारे साथ कृष्ण ढुल साहब। स्वागत है ढुल साहब आपका। गुरमीत जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं परवीन अत्रे, इनेलो के प्रवक्ता के तौर पे, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं मान साहब और गोविंद ठुकराल साहब, हमारे संपादकीय सलाहकार। इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो बयान बहादुर सरकार है 1 साल पूरा करने जा रही है, आपके हिसाब से जो उपलब्धियां हैं सरकार की वो क्या हैं? पहले भारतीय जनता पार्टी को हम मौका देंगे और उसके बाद क्या सुर्खियां बटोरना मुख्य उद्देश्य है? जिन मसलों को लेकर आप लोग बोलते हैं, क्या इन्हीं मसलों को लेकर जनता की नैया पार लगेगी? पहले आप अपना पक्ष रखिए, फिर आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ढुल साहब। देखिए मुकेश, जो सरकार की उपलब्धियां 1 साल की हैं, उसके लिए कल सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे के पूरे मीडिया को उस बात की जानकारी कल उनके माध्यम से मिलेगी। मुख्य मुद्दे जिसमें हम लोगों ने काम किया, चाहे वो गोकशी के लिए कानून लेकर के आना था, मुआवजा बांटना था, डिजिटाइजेशन करना था, बहुत सारे हमने जो 1 साल में काम किए, उपलब्धियां रही, उन सब का लेखा जोखा माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगा। और अगले 4 वर्षों के लिए जो सरकार की नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सामने लाया जाएगा जी। और जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों में और बात जो चली कि विवाद देना या बात को तूल देना या बेबयाक बयान करना, मुझे नहीं लगता उस बात पर, क्योंकि पिछला जो बयान था उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेद भी व्यक्त किया था और इस बात को स्वीकार भी किया था कि हमारा यहाँ किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। और अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उसके लिए उन्होंने अपने आप को क्षमा याचक भी माना था जी। मतलब पहले बयान दीजिए, फिर क्षमा मांग लीजिए, खत्म होगी बात। एक दिन आपके बयान पर खबर चले, दूसरे दिन माफी पे खबर चले और जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों से जनता का और मीडिया का ध्यान भटक जाए, ये रणनीति हो सकती है। मान साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, साल के आते आते भारतीय जनता पार्टी का जो ईमानदारी का स्वांग था उसकी पोल खुल गई और एक मंत्री की और मुख्यमंत्री की जो थी बिल्कुल जो जिरह थी और कहा सुनी थी वो खुल करके आ गई। और पंजाब केसरी में इसकी पूरी रिपोर्टिंग हुई। त्रिदीप रमन हैं, वो एक कॉलम लिखते हैं और उनकी बहुत सारी बातें जो पहले भी लिखी हैं वो बहुत तय तक जाते हैं और उसमें सार होता है। वो ऐसे ही नहीं कि कोई सनसनी फैलाने के लिए कोई बात लिखते हो। दरअसल 2 बातें अब रह गई हैं मुख्यमंत्री जी के सामने, खट्टर साहब के सामने, कि वो वाकई यदि ईमानदार हैं और ईमानदारी के उदाहरण पेश करना चाहते हैं तो उनको वो मंत्री बर्खास्त कर देना चाहिए जिन्होंने पैसे तो ले लिए लेकिन पैसे ऐसे तो दिए नहीं कि हाँ जी,
काम किया नहीं तो हाँ हम किसी न किसी एवज में है, ये तो है नहीं कोई मुंह मतलब कम से दिखाई कम किसी ने कांग्रेस वाले दिए थे। पैसे लेते थे, काम तो करवाते नहीं, थे, ये तो सुनिए, पैसे भी ले ना, लेते हैं, काम फिर- भी नहीं ना, करवाते, फिर तो कैसे आप ये- आएंगे अच्छे दिन? नहीं, फिर तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी अच्छे कि चलो वोट जिनसे लिए उनकी ना सुनी हो, लेकिन जिनसे चुनाव में फंड लिए, अंबानी हैं, अडानी हैं, कम से कम उनकी तो सुनते हैं। अब खट्टर जी तो न तो जिनसे वोट लिए उनकी सुनते और न जिनसे चुनाव में पैसे लिए वो की। तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ तो उसको सुननी चाहिए ना फिर। नहीं यही तो कह रहे हैं ठुकराल साहब कि कांग्रेस पार्टी भी तो लेती थी पैसे इनसे। नहीं कांग्रेस पार्टी तो अगर पैसे लेती थी ना, वो काम करती थी, ये तो पैसे भी ले लेते हैं, काम भी नहीं करते, ये कह रहे हैं आप मान बोल रहे साहब। थे कृष्ण मान साहब क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं? हम सुन रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि इससे एक उनको क्योंकि 125 इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर की हुई हैं, वो विभिन्न स्टेजेस पे हैं, 126 में और कर देनी चाहिए कि किस किस मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के जो आज खट्टर सरकार के मंत्रिमंडल में हैं, किसने अपने नाम से लिए, किसने खट्टर साहब के नाम से लिए, किसने मोदी जी के नाम से लिए, किसने अमित शाह के नाम से लिए और किसने पार्टी के नाम से लिए। तो 126 में जांच और होनी चाहिए, पता लग जाएगा कितनी ईमानदार पार्टी है। नहीं क्या दिक्कत है फिर? जांच तो कर रहे हैं और गिरफ्तारियां भी बहुत हो रही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ना अब 126 में और कर दें। और पार्टी फंड में तो पैसा लेना पड़ता है ना जी, हाँ, सरकार हाँ, तो बताई आपसे जाए ना फिर। कांग्रेस के ना साथ तो ईमानदारी किस बात की थी ना। चलो ये पार्टी फंड में लिए, एक मंत्री का और एक विधायक का झगड़ा, वो किस बात पे था? देखिए नहीं, वो तो झगड़ा फंड इसी कहाँ जा बात रहा पे था? हो गया था कि वो जो विधायक था वो शिकायत कर रहा था और फिर उसी से पार्टी फंड में पैसे ले लिए थे, फिर वो गुत्थम गुत्था हो गए थे। नहीं, प्रदीप कासनी की जो ट्रांसफर हुई उसके बाद में इस तय तक गई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की, वो क्या लेन देन हुआ? इसीलिए तो अनुभवहीनता हम किस बता रहे हैं बात ना। का इसलिए लेन देन हुआ? क्या आरोप लगा रहे हो मान साहब? आप? भारतीय जनता पार्टी आप कभी से जुड़े, प्रदीप कासनी की बात भारतीय का आरोप जनता लगा रहे हो? पार्टी से आपने जुड़े इस चीज- भूमाफिया आप पीछे है सुनिए, उसके। आप इस चीज को तो हाँ। स्वीकार आपने हाँ, तो आप कर करो लिया ना फिर। कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने किसी ने पैसे लिए और काम नहीं किया। आप इस चीज को यहाँ स्वीकार करते हैं कि हम लोग पैसे खूब लेते थे और काम भी करते थे, आप स्वीकार कर लीजिए। कब कर रहे हैं? आपने मानना नहीं नहीं इस लिया बात ना, को। कोई इस चीज चीज आई आपका क्यों कर- तर्क है एक ये वेग बात कि है। भारतीय जनता नहीं, कोई पार्टी चालू ने बात- पैसे ले लिए एक मंत्री ने और काम नहीं किया। कोई बात नहीं इसका आई। मतलब ये हुआ नहीं, कि कोई आप बात लोग आई। काम कर नहीं। पैसे लेते थे और काम नहीं, करते थे। आपके ये ऊपर तो जो तय हुआ आरोप ना, है आपके- उनका आपके जवाब दो। वक्तव्य का तो यही निकल रहा है। कहाँ निकल? मैं ये कह और रहा हूँ क्या कोई कहना बात चाह आई रहे? क्या? तो हमारी एक कोई- चालू बात करने से क्या आपने होता है? पूरे हरियाणा ना में कोई 10 साल के राज में कोई बात 75,000 आई ऐसी? एकड़ जमीन को रॉबर्ट वाड्रा को बेच दिया आपने सीएलयू में। चलिए आपने उसका तो किसानों नोटिस को चला गया एक होने ना, का उसका तो दिया नोटिस आपने। चला गया। आप कैसी बात कर रहे एक हो? मिनट ढुल साहब, उसका नोटिस चला गया है आज। इंक्वायरी का रिजल्ट तो एक मिनट, आएगा, आज ढुल साहब आज जो बात हो रही है, आज जो बात हो रही है वो वाड्रा साहब की नहीं हो रही है। वाड्रा साहब को हम लगातार काफी टाइम देते रहे हैं और वाड्रा साहब का जो पूरा मसला रहा है उसको हम बख्शने वाले नहीं है उसको भी। लेकिन आज बात हो रही है, आज बात हो रही है, आपका भी निकाल दिया जाएगा। आज बात हो रही है आपके बड़े बोल की। एक बार इनेलो के पास चलते हैं। कांग्रेस और भाजपा आपस में उलझे, ये इस प्रोग्राम का मकसद नहीं है। मकसद ये है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से, बिग बुलेटिन के माध्यम से चल क्या रहा है ये जानने की कोशिश करें, जनता को भी कुछ समझ में आए। परवीन अत्रे जी, आपको क्या समझ में आ रहा है ये जो चल रहा है पिछले कुछ दिनों से? लगातार सुर्खियां बटोरते जा रहे हैं मंत्री, मुख्यमंत्री साहब, मायने क्या है इसके? देखिए मुकेश जी, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछा था, आपने कहा था कि 1 साल की उपलब्धियां क्या हैं, और उन्होंने कहा था कि जी वो मुख्यमंत्री जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। शायद वो नहीं बताना चाहते थे यहाँ पे अपनी उपलब्धियां। इनकी देखो उपलब्धियां बहुत है 1 साल की। पहली उपलब्धि तो इनका किसानों का जो गुस्सा है वो इनकी उपलब्धि है। आज तक किसान जो है परेशान है, किसान धरने प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी उपलब्धि है, एक तो ढुल साहब पहले तो ये सीखे, जब चर्चा में बैठे हो तो चर्चा के ढंग से चर्चा करना सीखे। आप बोल रहे थे जब आप बोल रहे थे, कोई बोल रहा था? अच्छा चलिए दूसरी बात देखो, नहीं बोल रहे। देखिए, मुकेश जी ये बिल्कुल इनकी गलत बात है। उपलब्धियां जब देखिए। इन्होंने शुरू की थी कोई बोला बीच में? इनकी उपलब्धियां देखिए, ये जवाब नहीं कर्मचारियों दिया की जाएगा, नाराजगी। क्या तरीका है इनका? इनकी दूसरी उपलब्धि है कर्मचारियों की नाराजगी। कर्मचारी 23 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी को 1 साल हो गया प्रदर्शन करते हुए, जो इन्होंने वायदा किया था। इनकी उपलब्धि जो है गरीब जनता जो परेशान है, चाहे वो महंगाई की परेशानी है, चाहे कानूनी व्यवस्था की परेशानी है, वो इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
व्यापारियों का गुस्सा इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उपलब्धियां तो इनके पास गिनाने को बहुत हैं। युवाओं का गुस्सा एक उपलब्धि है, जिनको इन्होंने वायदा किया था कि 6,000 रुपए 9,000 रुपए आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उपलब्धियां तो इनके पास वो कह रहे हैं, अभी वित्त मंत्री साहब से हमारी बात हुई थी कुछ दिन पहले, आए थे कि भाई हमने ये थोड़ी ना कहा था कि पहले ही दिन दे देंगे या नहीं, तो 1 साल का वक्फा बहुत बड़ा होता है। वो कह रहे 5 साल मुकेश जी एक बात सुनिए, इनके घोषणा पत्र में घोषणा थी, वो थी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में महिला सुरक्षा कर्मी लगाना। उसके लिए तो 1 साल बहुत बड़ा वक्फा है साहब। 1 दिन चाहिए उसके लिए, तो एक ऑर्डर ही करना था, वो भी नहीं इनसे हुआ। महिला पुलिस वाली भी तो लगानी पड़ेगी ना। नहीं, तो देखिए ना, मतलब जब आप चुनाव लड़ रहे थे, आपने घोषणा पत्र तैयार किया जिसका आपने संकल्प पत्र नाम 5 साल का समय था ना। मैं इनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, मैं वैसे बता रहा हूं, लेकिन जनता को पता लगना चाहिए कि कितना बड़ा धोखा किया प्रदेश की जनता के साथ। जनता समझती है इस बात को। रही बात जो मुख्यमंत्री जी का आपने जिक्र किया, मुकेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है जात पात और धर्म की राजनीति करना। आपको याद होगा, पहले इनकी एक सांसद राजकुमार सैनी जी ने बड़ी कोशिश की कि प्रदेश के अंदर किसी तरह से जातवाद फैले, वैमनस्य फैले। इनका वो जब प्लान कामयाब नहीं हुआ, फिर इन्होंने अपने तर्कस में से एक नया तीर निकाला, और वो नया तीर था जो मुख्यमंत्री जी ने बात कही। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी बोल दिया, उसके बाद डैमेज कंट्रोल ये कि साहब मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। उनके ओएसडी साहब निकल के आए कि जी हम तो कार्रवाई करेंगे जिसने ऐसा। तो आप देखिए कहीं ना आपके पास लौट रहा हूं अत्रे साहब, एक बार रुक करते हैं हम गुरमीत जी का। गुरमीत जी, ये तीनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं, मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं हरियाणा की, इनका अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से ये बयानात आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बचाव की कोशिश करेंगे। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं रही, लेकिन अभी ऑपोजिशन में तो है। वहीं पर इनेलो मुख्य विपक्षी पार्टी है। ये जो सरकार का 1 साल का कार्यकाल है, हम आज कोई इसका नंबर्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस कार्यकाल में आप क्या इसके प्लस पॉइंट पाते हैं, क्या माइनस पाते हैं, और ये जो बयानात आ रहे हैं इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात है मुकेश, विपक्ष ने तो अगर सरकार कुछ भी कर दे, वो विपक्ष ने तो आलोचना करनी होती है और उसे करनी चाहिए, उसका काम है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनकी आगे राजनीति उन्होंने करनी होती है। और मैंने जैसे कहा हो जाएगी जनाब, ये भी कहिए, विपक्ष इसलिए जी मैं कहता रहा हूँ करनी चाहिए। मुझे भी सरकार की निरंकुशता को रोकने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष का काम है, और विपक्ष आरोप लगाता है, और कई बार ये हमारी राजनीति में, इसे तो मैं दुर्भाग्य कहूँगा कि अच्छे कामों में भी नुक्ताचीनी की जाती है, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन इस सरकार में जो समस्या रही है 1 साल में, वो विपक्ष के आरोप नहीं रहे हैं। इस सरकार में इन्होंने अपने आप जो प्रॉब्लम क्रिएट की हैं, जो अपने आप, जैसे कहते हैं जिस पाँव पे आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाला जो काम किया, उससे ये कम से कम बच सकती थी। देखिए, मुख्यमंत्री को किसी ने नहीं कहा था कि इस प्रकार का बयान दे जो आलोचना का वो बने, सारे देश में सबब बने। और उसमें भी जो और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयान दिए, उनमें से कोई मुख्यमंत्री पद पर आसीन नहीं था मुकेश। जो मुख्यमंत्री पद पे व्यक्ति बैठा होता है, उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो कोई चीज, ये जो आपका बयान है गुरमीत जी, इसको आगे बढ़ाऊंगा। ठुकराल साहब के पास एक बार जा रहा हूँ। गुरमीत जी ने कहा कि मुख्यमंत्री साहब को किसी ने नहीं कहा था कि ऐसा बयान दे। मुझे गुरमीत जी का जो ये बयान है, इस पे आपका बयान चाहिए। क्या आपको लगता है किसी ने नहीं कहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2 चेहरे हैं, दोनों चेहरे सामने हैं। एक तरफ तो ये विकास की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, हिंदुस्तान को बहुत खूबसूरत वर्ल्ड पावर बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इनके एजेंडे में ये शामिल है, चाहे वो गऊ का मसला है, चाहे संस्कृत का है, चाहे गीता का है, चाहे राम मंदिर का, इस तरह के ये मसले साथ की साथ लेंगे। ये कल्चरल तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे हावी होना चाहते हैं हिंदुस्तान के समाज को, और बांट के रखना चाहते हैं। इस बंटवारे में इनको फायदा ये है कि जो मुख्य धारा है उसको ये मानते हैं कि हमारे साथ है, वो हिंदू धारा है, हमारे साथ है। इसलिए हम कभी किसी चीज़, संस्कृत के कोई खिलाफ नहीं है, गीता के कोई खिलाफ नहीं है। गाय को समझें और गाय को समझ के उसकी नस्ल को इम्प्रूव करेंगे, उसको आगे ले जाएं, जो भी करना चाहें उससे आगे बढ़ें, लेकिन उसको पवित्र कभी गौ माता, कभी कुछ, ये कह के तो गुजारा नहीं होगा ना। दूसरी बात रही, जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, वो बयान उनकी सोच का हिस्सा है। जो 40 साल उन्होंने सीखा है, जो वो प्राइवेटली कहते हैं, पब्लिकली कहते रहे हैं, पहले कहते रहे, अब भी उनकी सोच का हिस्सा है। कोई किसी के कहने की जरूरत नहीं है। पहले उन्होंने ये कहा, जो बात हमारे तक पहुंची, कि वो ऑफ द रिकॉर्ड था, और उन्होंने बिट्रे किया, इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स ने बिट्रे कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि इससे तो बात नहीं चलेगी, क्योंकि उनके पास उन्होंने वो ऑडियो चला दी। ऑडियो हम लोगों में चला। पहले तो ये कहा था कि उन्होंने कहा ही नहीं, पहले कहा ही नहीं, बयान आया, लेकिन फिर ये कहा कि कहा है तो ये ऑफ द रिकॉर्ड थी। भाई ऑफ द रिकॉर्ड भी आप किसी 2 सीनियर पत्रकारों से बैठ के
अपने अफसरों की हाजिरी में ये बात कह रहे हैं, तो मैसेज कहाँ कहाँ भेजना चाहते हैं और ऑफ द आप रिकॉर्ड सीधी बात वाली करिए। वो आपने बात ही नहीं आपके होती है, जब शब्दों आपने में इंटरव्यू के लिए बुलाया है, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, आपके शब्दों में एक इस किस्म की भावना नजर आती थी कि आप ये एक थ्रेट दे रहे हैं एक समुदाय के लोगों को कि सीधे हो जाइए, आप ऐसा करिए, नहीं ना सही, नहीं तो फिर आप जैसे किराए के मकान में रहने वाली बात है। गुरमीत जी को बीच में रोका था, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है गुरमीत जी, हमें लगता है कि ये वाला जो बयान था, ये भले ही मीडिया में इसने कंट्रोवर्सी क्रिएट की हो, सुर्खियां बटोरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, इनका कद संघ में और भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत ऊंचा हो गया। नहीं मुकेश, मैं बात पूरी नहीं कर पाया था उस समय, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। चलिए, ये बयान तो इन्होंने दिया और जैसे टुकराल साहब कह रहे हैं कि उन्होंने एक सोच समझ के दिया, पर जो धनखड़ साहब ने बयान दिया था किसानों को लेकर, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस सरकार ने बहुत सारी, वहाँ तो आप ये नहीं कह सकते कि इनकी सोच का हिस्सा है कि किसान जो है वो आत्महत्या नहीं है, वो कायर हैं, या हरियाणा का सरकार जो पहले आपको मालूम है, और अनिल विज साहब जो करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो सोच से अलग होते हुए भी एक प्रकार की जो केयरलेसनेस है या लापरवाही है, मैंने कहा उसके कारण भी सरकार ने अपनी फजीयत कई बार करवाई है जो अवॉइड हो सकती थी। जो विपक्ष है उसका तो काम है, मैं कह रहा हूं कि वो आलोचना करेगी और उसको अधिकार है करने का, और हमारे देश में एक रवायत बन गई कि हर काम में आलोचना होती है, लेकिन आप जो परिपक्वता आपको दिखानी चाहिए थी जब आप मंत्री बन गए, जब आप मुख्यमंत्री बन गए, उसमें भी कमी रही है। सोच को मैं ये नहीं कह रहा कि अगर गीता की बात कर रहे हैं या भगवाकरण की बात कर रहे हैं तो हर बयान जो है वो अनायास निकल गया है, लेकिन उन बयानों पर जिन पर कोई इस सोच प्रकार है, का और सोच का मुद्दा नहीं था। ये जो दिशा निर्देश हैं, ये कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, नागपुर से आ रहे हैं, ये हमें नहीं पता, और लेकिन ये आ रहे हैं, इसमें आला कमान का और जो लोग इनको चलाते हैं उनका कहीं ना कहीं रोल जरूर है। इस परिचर्चा को हम सभी आप सुन सकेंगे बिग बुलेटिन में, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ये है आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। ढंग से तोड़ मरोड़ करके मैं समझता हूँ कहा गया है, तो उन शब्दों में से कोई शब्द ऐसा निकला भी हो मुख से, मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ना कोई उद्देश्य था, न उद्देश्य है। मेरे शब्दों को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ करके मैं समझता हूँ कहा गया है, तो उन शब्दों में से कोई शब्द ऐसा निकला भी हो मुख से, मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ना कोई उद्देश्य था, न उद्देश्य है। बिग बुलेटिन में ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज बात हो रही है तोल मोल के बोल। ये बात हम क्यों कर रहे हैं ये भी आप जानते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उन बोल की जिन्हें बोलकर वो बवाल मचा लेते हैं और खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। आज इस परिचर्चा में हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए इनेलो के परवीन अत्रे, रण सिंह मान साहब कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से कृष्ण ढुल साहब जुड़े हैं। इनके साथ हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी गुरमीत सिंह जी और हमारे संपादकीय सलाहकार गोविंद ठुकराल हमारे साथ हैं। ठुकराल साहब, आपसे शुरुआत करते हैं इस बार इस दूसरे दौर की। ये जो बयान अखबारों में छप रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में छपा वो बीफ पर बवाल था, अब पंजाब केसरी ने छाप दिया कि मंत्री साहब ने किसी से पैसे लिए और फिर वो शिकायत करने आए बिल्डर्स, फिर मुख्यमंत्री जी बोले कि मैं कोई दलाल थोड़ी ना हूँ, मेरा बस चलता तो मैं उस मंत्री की छुट्टी कर देता, लेकिन किसी केंद्रीय मंत्री का उसके सर पर हाथ है इसलिए उनकी मजबूरी है। ये जो बयानात हैं अखबारों में आ रहे हैं, उजागर हो रहे हैं और आंतरिक कलह जो बढ़ रही है, मुख्यमंत्री की जो साफ छवि है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? मुख्यमंत्री साहब को क्योंकि 1 साल होने वाला है, अब अनुभव भी आ गया है मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनको? अगर ये प्रोग्राम देख रहे हो तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ टिप्स दीजिए आप उनको। देखिए, आज सुबह से ही ना मुख्यमंत्री के दफ्तर और उसके बाकी जो सीनियर मिनिस्टर हैं वहाँ चर्चा इस खबर की थी। खबर तो खैर पंजाब केसरी में छपी, उसके बाद ईटीवी ने उसको शुरू कर लिया, बताना शुरू किया उस डिटेल्स क्या है, पढ़ के सुनाना शुरू कर दिया, सारी खबर को डिस्कशन कर ली उस पर। उसके बाद लगातार ये चलता रहा, वो पूछते रहे चारों तरफ उनके अधिकारी कि मंत्री आखिर कौन है, कि मंत्री आखिर कौन है जी, जैसे उनको पता ही नहीं है। नहीं, चलो कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन
ये अगर खबर खास ना होती और खबर के तथ्य ठीक ना होते तो इतनी चिंता या इतना दिलचस्पी उस खबर में नहीं होती। नहीं, चिंता का विषय ये भी हो सकता है कि उसमें लिखा कि एक मंत्री, और मंत्री कई भी हो सकते हैं। नहीं, मंत्री उसमें उस घटना में तो एक ही मंत्री शामिल है। अच्छा, और इसलिए वो पिन पॉइंट करना चाहते थे, 2-3-4 मंत्रियों के नाम आते रहे कि वो हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, उस पे आते रहे, मतलब पहेलियां बुझाते रहे। बिल्डर नहीं, बिल्डर के साथ किसका ताल्लुक है, बिल्डर के इलाके में, जहाँ बिल्डर ज्यादा गुड़गांव और रोहतक के इलाके में है, तो उनके साथ किसका रिश्ते हो सकते हैं, दिल्ली वाले बिल्डर्स के साथ या उनके साथ किसके रिश्ते हो सकते हैं। पहले भी एक चर्चा आया था, वो चर्चा ये थी कि किसी एक मंत्री ने ये कहा कि गुड़गांव में मुझे ये 500 करोड़ रुपए की लेन देन की शिकायत मिली है, मैंने इंक्वायरी मार्क कर दी है। इंक्वायरी सुना है, रोक दी गई। वो मंत्री भी खफा हुए कि ऐसा क्यों है। वो मंत्री गुड़गांव जाने से उन्होंने मना भी कर दिया। उससे भी बात आगे निकली। सवाल यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंत्री किसी काम में कोई शामिल है जिससे वो खबर उठ रही है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो गुड़गांव है वो हरियाणा में सबसे बड़ा करप्शन का हब है। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। किसी भी सरकार को ले लीजिए, वहाँ के लोगों के पास जो धन है वो धन से खेलते हैं और धन से फायदा उठाते हैं और उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। मुख्यमंत्री बच सकते हैं, वो बहुत ईमानदार हैं। अब अगर वो ये खबर सच मान ली जाए तो वो मुख्यमंत्री हाईकमान के पास, बिहार के इलेक्शन के पास जाएंगे, जब उनको टाइम मिलेगा तो जाके अपना किस्सा सुना देंगे। आज के युग में ईमानदारी ही तो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है ना ठुकराल साहब। ये तो ठीक है। अब सोच, जो आपने कहा था ना कि मुख्यमंत्री को इस बात का नुकसान पॉलिटिकल नहीं होगा जो खबर छपी है, वो मुख्यमंत्री के पक्ष में जाती है, क्योंकि उन्होंने बेबाकी से कहा कि मैं कोई दलाल नहीं हूँ, मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ, दलाल नहीं हूँ। आप फिर ऊपर चले गए, ऊपर शिकायत कर दी, उसके शिकायत के बाद कुछ नहीं हुआ। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस हाईकमान की तरह इनके भी पक्षधर बैठे हैं दिल्ली में, सीनियर लीडर हैं। किसी को पीठ थपथपाता है, कोई किसी की थपथपाता है और कुछ ना कुछ उसमें चला रहता है। एक सरकार को एक मुख होके, एक जुट होके जो लोगों की समस्याओं को हल कर रहा था उधर चले। पर वही इनको करना चाहिए। चिंता का विषय ये है गुरमीत जी के पास चलते हैं कि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि मैं दलाल नहीं हूं, और हमें पूरा यकीन भी है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल साफ छवि के इंसान है, दलाल नहीं है। लेकिन जो दलाल हैं उनके दलाल की जो पहुंच है वो भी कई बार बहुत ऊपर तक होती है, तो उस वजह से तो मुश्किल में नहीं आ जाएंगे। देखिए, राजनीति में बिना पैसे के तो राजनीति चलती नहीं। इतनी बड़ी कैंपेन मोदी जी की भी चली, आपको मालूम ही है कि फंडिंग तो होती है, और जब फंडिंग होती है तो वो कोई निस्वार्थ भावना से तो होती नहीं, देश प्रेम में। तो ये एक समस्या राजनीति में पैसे की है। दूसरी बात मुकेश, जो हरियाणा में दिक्कत हो रही है, जो मैं पहले भी उसकी वजह में वही बता रहा था कि एक तो यहाँ पर जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री कई जगहों पर उनका कद बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो जो बाकी नेता हैं वो जनाधार की दृष्टि से और दृष्टि से, तो उससे वो उनसे पंगा लेने से डरते हैं। यहाँ पर कई नेता ऐसे हैं जो इस बात को पचा ही नहीं पाए हैं अभी तक, और वही बार बार सामने आ रहा है पिछले 1 साल में कि उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही, और उसकी वजह से वो जल्दबाजी में, मैंने जैसे कहा, कभी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में, कभी किसी और कारण से वो देते हैं। और जब तक आप ड्राइवर को पूरा कंट्रोल नहीं दोगे तब तक गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। अगर आपने जिसको ड्राइवर बना रखा है उसने स्टीयरिंग किधर घुमानी है ये अधिकार उसके पास होना चाहिए, उसे कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कब गियर लगाना है। अगर उसमें कई हाथ लगे रहेंगे, कोई जो है गियर दबा देगा और कोई क्लच दबा देगा, चलेगी तो एक्सीडेंट होते रहेंगे, फिर वो गड़बड़ होगी। जी मान साहब, आपके पास हम आ रहे हैं। एक सवाल बिल्कुल ईमानदार सवाल है, ईमानदारी से जवाब चाहेंगे, और भूल जाइए कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मनोहर लाल खट्टर साहब की जो छवि है ये तो एक ईमानदार व्यक्ति की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो खेल खेला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, अंदर का जो खेल है, इस खेल को आप कैसे देखते हैं? क्या मतलब जो ये ईमानदार छवि या एक नया आदमी भारतीय जनता पार्टी में आ गया, सीधे संघ के प्रचारक से मुख्यमंत्री बन गया, ये हजम नहीं हो पा रहा भाजपा को? देखिए, जो आदमी राजनीति की मार्फत किसी पोजीशन पर है तो केवल ईमानदारी पैसे की लेन देन की नहीं होती है, एक राजनीतिक ईमानदारी भी होती है। अब ये जो ताज़ा विवाद है एक मंत्री के और मुख्यमंत्री के बीच में, तो इसमें मैं सहमत नहीं हूँ ठुकराल साहब की इस बात से कि मुख्यमंत्री प्रभावित नहीं होंगे। यदि बात तो खुल करके रहेगी, क्योंकि देखिए जो बिल्डर हैं और वो उनके सामने बहुत सारी ऐसी स्थिति आती है,
और वो कोई बहुत नाप तोल करके किसी को पैसे देते हैं तो कोई किसी की शक्ल देख के नहीं देते, उसको सारा अपना हिसाब लगा करके, और जब उसको पैसे देते हैं उनको कुछ उम्मीद भी होती है कि भाई यह आदमी होगा जो सरकार बन रही है या बनने वाली है उसमें इसकी पोजीशन होगी तो तुम्हारे को मदद मिल जाएगी। तो अब मुख्यमंत्री की परीक्षा है ये कि वो अपने राजनीतिक ईमानदारी का परिचय उनको देना होगा। ये ऐसे नहीं है यदि पंकजा मुंडे की तरह से क्या तात्पर्य, मतलब जो काम, बताता हूँ, जैसे जो काम जो प्रॉमिस किया है उनको इलेक्शन के दौरान वो काम करना होगा। नहीं, इस पर आने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ यदि जैसे पंकजा मुंडे ने चीकी खरीदी और वो बिना उसके जो एक प्रोसीजर होता है टेंडरिंग उसके बगैर खरीद ली, उसको कुछ नहीं, क्योंकि वो ठीक कर रहे थे टुकराल साहब, उसकी अपनी सबकी लॉबिंग है, ऊपर भी लॉबिंग है, उनके आका हैं वहाँ पे, उनको देखने वाले शिवराज चौहान हैं, हरियाणा में रही है, व्यापम घोटाला हुआ, हम महाराष्ट्र की मुझे जानकारी बहुत कम है। हाँ, तो राजस्थान की तो होगी ना वसुंधरा जी, वसुंधरा जी की भी कम है, हरियाणा हिमाचल का महल का जो मुआवजा भी उठा लिया। और फिर हम हिमाचल की बात करेंगे, फिर आप बुरा मान जाओगे क्योंकि हिमाचल की काफी ज्यादा है मुझे, उसको कौन से हरियाणा की बात करें, हरियाणा में रही है। तो इसी तरह से मुझे नहीं लगता कि इस मंत्री पर भी मुख्यमंत्री हाथ उठाएंगे, बस ये खबर बन करके रह गई। और यदि वो नहीं करेंगे तो ये राजनीतिक ईमानदारी का परिचय नहीं है बिल्कुल भी। उनको एक्शन लेना चाहिए, बल्कि बर्खास्त कर देना चाहिए, हौसला है तो उनमें जी। और वो ईमानदारी का यदि उदाहरण पेश करना चाहते हैं तो उनको यही करना चाहिए जी। ढुल साहब, अभी ये जो बयानात हैं इनमें हम दोनों बयानात में हम तो कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री साहब हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, हमारे हिसाब से तो अगर हम पत्रकारिता की नज़र से देखते हैं, राजनीतिक नज़र से देखते हैं, ये तो हीरो बन के उभरे हैं। जानता नहीं था एक साल पहले तक मनोहर लाल खट्टर साहब कौन है, बीफ पर बयान दिया तो पूरा जो वोट पोलराइजेशन का काम है बिहार में बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। और मुझे नहीं लगता कि अमित शाह साहब ने इनको क्लास लेने के लिए बुलाया होगा, शाबाशी देने के लिए बुलाया होगा, ऐसा लोगों का भी मानना है। दूसरा जो बयान अभी पंजाब केसरी में छपा है और उसमें बिल्कुल अमिताभ स्टाइल में उन्होंने कहा है कि मैं कोई दलाल नहीं हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, तो कद तो इससे भी बड़ा है। तो मुख्यमंत्री साहब की कुर्सी तो और ज़्यादा सेफ हो गई, क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए मुकेश, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से अभी आपने दो बयानों का जिक्र किया, और उसमें निश्चित तौर पर सभी तरह की बातों से आने के बाद ये चीज तो सत्यापित हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष तौर पर साफ, अच्छी, स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हैं और दबंग है और दिलेर है, ये बात कही। और दूसरा, इससे पहले जब मैं बीच में बोलने लगा था तो प्रवीण अत्रे जी ने कहा सरकार की उपलब्धियां कृष्ण जी ने नहीं बताई, तो उनमें धैर्य नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उनको धैर्य रखना चाहिए था, क्योंकि कल शाम को इस विषय पर डिबेट हो सकती है। अच्छे कार्यकर्ता की तरह, एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह आप जो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको लीक नहीं करना चाहते। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, क्योंकि मैं बहुत देर से फिर चुप बैठा था, आप सबने कहा कि आपको बैठना चाहिए और मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और जितनी सजगता और सूक्ष्मता के साथ पैसे लेने और देने के खेल को मान साहब ने बताया कि कैसे बिल्डर सोचते हैं, क्या उनकी रणनीति रहती है और किस प्रकार से और कितने नियोजित ढंग से पैसा दिया जाता है, ये इस बात को सत्यापित करता है। ये अनुभव, इसको अनुभव कहा जाता है, सुनियोजित तरीके से होता रहा है। और एक बात नहीं, हमारी बातें अभी प्रूव नहीं हुई है, कभी भी प्रूवन नहीं है। 2 बार आरोप लगे हैं, पहली बार भी आरोप लगा था सरकार के ऊपर, वो चीज भी साबित नहीं हो पाई, कौन मंत्री था, 500 करोड़ रुपए का उस पर इल्जाम लगा था, आज फिर इल्जाम लगा है। और जब इतनी बात तक सामने आ गई है कि फला मंत्री ने पार्टी फंड में पैसे लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बयान आया कि मैं दलाल नहीं हूं और ऊपर उसका हाथ है, इस बात से मैं बिल्कुल इनकार करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहें कि उसके ऊपर किसी केंद्र के आदमी का हाथ है और मैं ऐसा है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। नहीं, शिकायत लेके जाने वाले ये भी लिखा है उसमें, वो केंद्र में शिकायत हो सकता है करके आए हो। करते समय पत्रकार के हाथ में लेखनी होती है, वो अपनी लेखनी अपनी सूझबूझ के हिसाब से, अपने सूत्रों के हिसाब से अपनी बात लिख देता है। अगर उनको यही बात थी तो वो 2 नाम साबित करने में एक ही नाम तो साबित करना था। जब उन्होंने इतनी सारी बातें तय कर दी तो उस व्यक्ति का नाम बताने में आपको भी, मुझे लगता है, मान साहब गुरेज नहीं होना चाहिए और अत्रे जी आपको भी गुरेज नहीं होना चाहिए, आप उसका नाम सार्वजनिक कर दो। देखिए, मैं मुकेश जी जरूर कुछ कहना चाहूंगा। जी जी। एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इतना ज्यादा कृतघ्न नहीं होना चाहिए।
जिन पत्रकारों की बदौलत, जिस पत्रकारिता की बदौलत, जिस मीडिया की बदौलत आज ये सत्ता का स्वाद चख रहे हैं, आज ये उस पत्रकारिता के ऊपर विश्वास करना भी छोड़ गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली चीज, अगर पत्रकार ने लिखा तो उसके सूत्र होंगे, उसने लिख दिया। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सरकार में अगर कुछ भी होता है, सरकार के मुखिया की सीधी सीधी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर गलत हुआ है तो मुख्यमंत्री जी को उस मंत्री को इमीडिएट हटाना चाहिए। जैसे कि अभी ढूल साहब कह रहे थे दबंग, और जैसा इन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए उपमाएं बोली हैं, अगर वाकई वैसी हैं तो उनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए अगर गलत हुआ है। और अगर गलत नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी ऐसा मानते हैं, तो उनको एडमिट कर लेना चाहिए था वहीं पे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से लेते हैं। कंप्लेंट करने वाला चला गया, पैसे का जिक्र हो गया, लेने वाले मंत्री का उन्होंने नाम भी लिया होगा, या तो मुख्यमंत्री जी को लगता है कि गलत हुआ तो उस मंत्री को मंत्रिमंडल से निकालें, झड़प हुई है ना सीएम में, निकालें फिर उसको इमीडिएट। और अगर उसको मुख्यमंत्री को लगता है कि गलत नहीं हुआ तो उसको एडमिट करें। तो इस तरह से जब तक वो इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक मुझे लगता है कि उनका इस पद पे बने रहने का कोई मतलब नहीं है। कि साहब आप मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन आपकी सरकार में अगर अच्छा बुरा कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे, तो इससे क्या मतलब हो गया। आप एक और चीज अभी राजनीति में नए हैं ना, तो अभी साहब देखिए, नए का मतलब आप समझिए, जिस तरह से उन्होंने वो बयान दिया बीफ वाला, वो एक नए आदमी का काम नहीं है। उसकी गूंज जब बिहार में सुनी गई तब अमित शाह जी ने बुलाया। अगर अमित शाह जी ने नसीहत देने के लिए बुलाया था तो क्यों ना उनसे इस्तीफा मांग लिया, केवल नसीहत दे के क्यों छोड़ा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बखूबी समझते हैं कि हमने कब क्या बोलना है, उसको सुनियोजित प्रोपगंडा कैसे बनाना है। जब वो प्रोपगंडा बन जाए ये बात बिल्कुल हमने शुरू में कह दी। हमें नहीं पता कि उन्होंने फटकार लगाने के लिए बुलाया या फिर शाबाशी देने के लिए बुलाया। उन्होंने जो बात की उनसे, जो हमें जानकारी मिली वो ये थी कि ये मौका गलत था। आपने कब बात कह दी, बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और हम मुसलमानों की वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट जुटा रहे हैं, वो मिलेगी और नहीं। आपने ये बात कह के हमारी सपोर्ट को खराब क्यों करते हैं। तो वही हुआ ना डॉक्टर साहब, जब उसकी गूंज बिहार में सुनी तभी उनको लगा कि अब इसके बारे में बात करनी चाहिए। 3-4 लोगों को बुलाया, एक अकेले मनोहरलाल नहीं थे, बाकी भी लोग थे। उन सबसे कहा कृपया है जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होते बिहार के, ठुकराल साहब आपको क्या लगता है, अमित शाह जो है वो जो मुस्लिम वोट है वो उम्मीद कर रहे हैं वो मिलेंगे उनको? देखिए, वो उम्मीद तो कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं, कई तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एक मुस्लिम लीडर रखा हुआ है, वो आगे बढ़ के काम करता है। और उनकी कोशिश है कि हमारी छवि ये बन जाए बिहार में कि हमें मुसलमानों ने वोट दी है, कुछ कैंडिडेट भी खड़े किए हैं, उससे वो अपनी छवि को इम्प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन जो असल एजेंडा है, मैंने जैसे पहले शुरू में कहा था कि 2 पहलू हैं उस पार्टी के काम करने के। एक तो आपका कल्चर जो काम है उस पर काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है, और दूसरी तरफ आप डेवलपमेंट का राग भी अलापते रहेंगे। आपको नहीं लगता कि जो यूपी वाला फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को बिहार में, लोकसभा में जिस तरीके से यूपी में जो अपनाया गया था, वही फॉर्मूला सेम टू सेम बिहार में आजमाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जनता को इन सवालों का हम जवाब तलाश के देंगे। एक छोटे से बुलेटिन में परिचर्चा जारी है। शब्दों को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ करके मैं समझता हूँ कहा गया है, और उन शब्दों में से कोई शब्द ऐसा निकला भी हो मुख से, मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ना कोई उद्देश्य था, न उद्देश्य है। मेरे शब्दों को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ करके मैं समझता हूँ कहा गया है, और उन शब्दों में से कोई शब्द ऐसा निकला भी हो मुख से, मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ना कोई उद्देश्य था, न उद्देश्य है। ब्रेक के बाद बिग बुलेटिन की बिग परिचर्चा यानी बिग डिबेट में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज बात हो रही है टोल मोल के बोल। हरियाणा की मनोहर सरकार पर बार बार यह आरोप लगता है कि ये सरकार अनुभवहीन है, यानी पहली बार सत्ता में आए हैं तो इतना अनुभव नहीं है जितना कांग्रेस के पास है। और ये जो अनुभव है ये परिचर्चा में भी हमें देखने को मिल रहा है। ढुल साहब, आप बार बार बुरा मान जाते हैं, जो आपके पुराने राजनेता हैं, आपको सिखाने की, समझाने की कोशिश करते हैं, भाई या तो कुछ बोलो मत, वायदा करो तो निभाया करो, नहीं तो फिर दफ्तर में आके लोग सवाल उठाएंगे कि इलेक्शन फंड के लिए तो फंडिंग ले ली, काम आप लोग कर नहीं रहे हैं, और फिर बात निकलेगी, बात दूर तक जाएगी, ईटीवी में बिग बुलेटिन की परिचर्चा का विषय बनेगा। तो थोड़ा समझिए, समझाइए, खुद नहीं आता तो अनुभव जिन लोगों के पास है उनसे बात कीजिए ना।
मुकेश जी, सलाह तो अच्छी है कि अनुभव वालों से अनुभव ले लेना चाहिए, लेकिन अच्छे काम के लिए लेना चाहिए। ये भी अच्छा काम बुरे है, काम सरकार के लिए खतरे नहीं में लेना आ गई, चाहिए। फिर क्या करोगे? मैं आपको बताऊं, पिछली चर्चा के दरमियान दोनों विपक्षी दलों का दोगला चेहरा सामने आया। कैसे? परवीन जी ने बड़े ही साफ शब्दों में इस चीज को कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री जी की जवाबदेही बनती है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, अमित शाह को लेना चाहिए। और इनके नेता आरोप में जेल में चले गए, माननीय न्यायालय ने उनको सजा दी। मेरी बात जानकारी नहीं, मैं आपकी जानकारी बताते रहिए। आप जो हमारे नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, हमारे नेता किसी हत्या के केस में नहीं उलझे। हमारे नेताओं को कोर्ट ने तड़ी पार नहीं किया था। जो आपके देश के जो प्रधान है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, अदालत से तड़ी पार वो रहे, हत्या का मुकदमा उन्होंने झेला, सीबीआई। अरे आप बात क्या कर रहे हो? जब एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसा बयान दे जैसा खट्टर साहब ने दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद से हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए? क्या संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को ऐसा बयान देना चाहिए? संवैधानिक संविधान की बात करती है, धर्म वो कह रही है कि मैं जेल से शपथ लूंगा। किसी धर्म से आप संविधान नहीं करनी चाहिए। आपसे आप लोग मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब एक संवैधानिक पद में बैठा हुआ अपने जो संविधान पद छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना, एक करके, समय बहुत कम है। सुनना नहीं चाह रहे हो आप। एक आपको मैं बता रहा हूँ, अत्रे जी एक मिनट रुकिए, बच्चों को। चलिए आप दोनों रुकिए, एक बार कांग्रेस के पास चलते। कांग्रेस पार्टी जो है धैर्यशील पार्टी है। युवाओं को रोजगार दिया। मान साहब, आप बताइए, एक मिनट आप दोनों रुक जाइए। मान साहब कुछ कह रहे हैं। मान साहब आप बताइए, कह रहे हैं कि मैं जेल में से शपथ लूंगा। एक दूसरे पर आरोप लगाकर, जिनको कोर्ट ने तड़ी पार किया, एक दूसरे पर आरोप लगाकर ये साबित नहीं हो सकता कि आप मुझसे ज्यादा भ्रष्ट हैं, आप मुझसे ज्यादा आप पे आरोप लगे, इससे आपकी पाक छवि नहीं आती है। मान साहब आपके पास हम आ रहे हैं। कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब भी कोई सत्तारूढ़ पार्टी होती है, विपक्ष आरोप लगाता है और सजा भी कांग्रेस के लोगों को भी हुई है। लेकिन अभी हमारा ये विषय नहीं है। अभी हमारा ये विषय नहीं है। अभी ये विषय नहीं है। तो फिर अगर आप नहीं सुनेंगे, मेरी चर्चा को रोकना होगा, आपको सोचना चाहिए, ब्रेक लेना होगा फिर मुझे, अगर आप नहीं सुनेंगे। मान साहब से मेरा सवाल है। मान साहब, अभी हम भूल जाते हैं कि कांग्रेस का इतिहास क्या था, इनेलो का क्या था। प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है ढुल साहब, इसलिए आरोप प्रत्यारोप आप पे लगेंगे, क्योंकि जो मीडिया है वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट चलता है। अगर कोई अच्छा मीडिया के तौर पर, पत्रकार के तौर पर कोई काम कर रहा है, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं मान साहब कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, ये मात्र आरोप लगाने के लिए आरोप लग रहे हैं या वाकई आपको कोई कमी इसमें नजर आती है? देखिए, एक बड़ी साफ सी बात है, बहस चाहे कोई किसी रूप में करे, एक साल का जो से ऊपर का शासन जो है एनडीए का, और एक साल का 25 तारीख को यहाँ हरियाणा में खट्टर सरकार को हो जाएगा। कहीं ये नहीं लगता कि विकास इनका एजेंडा है, कहीं ये नहीं लगता कि सबको साथ लेकर के चलने की इनमें रुचि है या क्षमता है। तो ये ले दे करके इश्यूज ऐसे खड़ा करते हैं जिससे जो चुनाव से पहले जो इन्होंने वायदे किए, लोग उससे भ्रमित भूल जाएं और लोगों का ध्यान भटक और नए नए विवाद हैं उनको ये तूल देते रहते हैं। कोई यदि मंत्री हैं, कोई सांसद है, कोई एमएलए है, कोई अब तो मुख्यमंत्री भी इस दौड़ में शामिल हो गए। और जहाँ तक बात है सीखने की, ये पड़ोस से कह रहे थे कि कोई अच्छी बात सीखनी चाहिए। देखिए, इनको बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत ये है कि नहीं, इनको कांग्रेस से सीखने की ज़रूरत नहीं है, न कांग्रेस इस मामले में गुरु है। ये जो जितनी बाज़ार की भ्रष्ट ताकतें हैं और जिनका बेईमाना जो है वो दुनिया देखती है, उनके आस पड़ोस के लोग भी देखते हैं, आसपास के भी देखते हैं, वो सारी ताकतें आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये गुरु घंटाल है इस मामले में। सुन लेना, सुन लेना, अभी नहीं है, शुरू से थी, शुरू से थी। अरे इनकी चाला क्या थी? अरे उन्हीं से शासन नहीं बनता, उन्हीं से नहीं बनता। आपसे मेरा सवाल है, गुरमीत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं?
होता है। गुरमीत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो हम भी सुन रहे हैं आपसे ना। मेरा आप सवाल बोल है रहे हो, हम नहीं सुन रहे कि थे। अभी जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में रहती हैं, आरोप उन पर लगता है, लेकिन एक चीज मान साहब ने ठीक कही है कि भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है उससे ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई शगुफा छोड़ देती है। क्या सही बात है ये? बिल्कुल मुकेश, एक मिनट, मान साहब देखिए, रुकिए, ऐसा है मान साहब क्योंकि- रुकिए, मान साहब रुकिए। क्योंकि राजनीति में सभी के दामन पे दाग लगे हैं। जो भी सत्ता में रहता है, जब अधिकार आते हैं तो फिर वो जो भ्रष्ट ताकते हैं वो उनको आसपास से घेर लेती हैं। आपको मालूम है आज जो जैसे कांग्रेस के लोग अंबानी का नाम लेते हैं, वो उस समय दूसरे लोग लेते थे। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, ये दुर्भाग्य की बात ये है कि कोई भी राजनीतिक दल जो पावर में रहा है वो बेदाग नहीं निकला। आज हम खट्टर साहब की इतनी बात कर रहे हैं कि वो बहुत स्वच्छ छवि के हैं और अच्छी छवि है। देखिए, छवि बिगड़ते समय नहीं लगता। मनमोहन सिंह जी को लेकर कौन, आज भी लोग कहते हैं कि बहुत स्वच्छ छवि के थे, लेकिन छींटे पड़ गए थे बाद में। अभी कोर्ट से उन्हें राहत मिली है कोयला घोटाले वगैरह में। तो जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा होता है उसकी जिम्मेदारी तो बनती है। दूसरी बात यह है जो हम पहले बात कर रहे थे कि जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा होता है, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी बनती है, इसलिए उसे आपको अधिकार भी देने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद पे बिठाया है तो अब उन्हें अधिकार देना पड़ेगा कि वो, अगर जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो ड्राइवर हैं तो फिर आप उनके मुताबिक ही गाड़ी वो चलाएं और फिर उनकी जिम्मेदारी भी बने। अगर उनको हर रोज कोई ना कोई, अब जैसे ये मंत्री जी की बात आई या कभी कोई और बयान दे देता है, तो फिर उससे जो मामला है वो टोटल ना तो कहीं आगे किसी दिशा में बढ़ पाएगा, ना ही भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक रिलेशन महकमा तो हमेशा बुकलेट तैयार कर देता है। वो कांग्रेस के डिपार्टमेंट में, कांग्रेस के राज में भी कर देता था, लोकदल के में भी वो असल में जनता में कितनी राहत है, असल में जनता को कितनी आपने सहूलतें दी हैं, वो ज्यादा। आपको रोक रहा हूं मैं, आखिरी कमेंट ठुकराल साहब आपसे हम लेना चाहते हैं कि ये जो सरकार है, 1 साल का कार्यकाल है, 1 साल के दौरान बहुत सारे मसले ऐसे आए जिसमें इस सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। मुख्यमंत्री के जो शुरुआती महीने में थे बयानबाजी से बहुत दूर रहे, लेकिन अभी 3-4 मसले ऐसे आ गए जिनसे वो भी सुर्खियों में बन गए। बीफ का मसला था, इससे पहले जाट आरक्षण पर उन्होंने बयान दे दिया था कि जो ठाडे हैं, मतलब जिन पे डंडे का जोर है, तो उससे कंट्रोवर्सी में आ गया। अभी ये वाला पंजाब केसरी में खबर छप गई। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर के लोग अब इस शख्स को घेरने की फिराक में हैं? फिराक में तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को राजनीतिक तौर पे भी ईमानदारी दिखानी चाहिए। पर्सनल ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं उनके भी, ऐसे हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पे भी ईमानदारी दिखाएं। जो बयान उन्होंने बीफ के बारे में दिया, और जैसे वो आपके एजुकेशन में जो दखल शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा दखल शुरू हो गया है, उससे उनको पता होना चाहिए कि इन बातों से एजुकेशन का स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं होगा। एजुकेशन में कुछ और करने की जरूरत है, ये तो उनको पता होगा ना। ऐसे आदमी को जिसने 40 साल वहाँ लगाए हैं, सेवा में लगाए हैं, उसको पता होगा। दूसरी बात है जो बार बार कही जा रही है कि वो ड्राइवर वाली सीट पे कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। राज मिला है तो निज बल से पूरे जोश और खरोश से इस्तेमाल करें, उसको आगे बढ़ाएं। अगर कुछ लोग आए हैं, उन्होंने कहा, तो उन्होंने ये कह दिया कि देखो मैं कोई दलाल नहीं हूँ, ये दलाल वाली बात कहने से पहले उनको उस बात की सारी बात का ज्ञान सेंट्रल लीडरशिप को देना चाहिए था कि देखिए इससे हमारी छवि खराब हो रही है, हमारा कार्यक्रम सारा बिगड़ रहा है। लेकिन वो आवेश में आके उन्होंने कह दिया होगा, और जिस व्यक्ति ने खुद पैसे नहीं लिए या खुद को लाभ नहीं पहुंचाया वो कह सकता है, तो वो कह सकता है। और ये आगे भी तो चलना पड़ेगा, ईमानदारी आगे चलना पड़ेगा। बिल्कुल ठुकराल साहब, बातें अभी और भी हैं और इस परिचर्चा को वाकई आज बहुत आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन समय की कमी है। आप सभी लोग हमारे साथ बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनोहर लाल साहब की ये सरकार अब 1 साल पूरा करने जा रही है। 1 साल के इस कार्यकाल में कई उतार चढ़ाव आए, कई सुर्खियां रही, कई जगह पे बैकफुट पे आना पड़ा, लेकिन इस सरकार को वाकई ही अगर जनता की हितकारी सरकार बनाना है तो मुख्यमंत्री साहब को अगर एक तरफ आरएसएस या अपनी संघ की विचारधारा को भी आगे बढ़ाना है, वो भी बढ़ाएं, लेकिन खाली स्कूलों में गीता पढ़ाने से, सूर्य नमस्कार करवाने से ही बात नहीं बनेगी। बीफ के ऊपर बयान देने से, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा। हरियाणा को और देश को अगर वाकई ही आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें सुधार करने होंगे, आम जनता को फायदे पहुंचाने होंगे। जो मैनिफेस्टो आप बना के लाए थे, उनके वायदों
को पूरा करने के लिए ध्यान लगाना होगा। बनस्पत की जब कोई कंट्रोवर्सी उठे या जनता कोई अपनी बात कहे, बिजली के मूल्यों के बढ़ाने की बात हो और फिर कोई मिनिस्टर या मुख्यमंत्री बयान दे दें तो ध्यान मीडिया का भी भटक जाए और लोगों का भी। ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में आज बस इतना ही। कल एक नए मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। निकला भी हो मुझसे, मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ना कोई उद्देश्य था, न उद्देश्य है।